बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आज प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस से हम वेरिएबल्स के टॉपिक पे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद है आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। अगर इस वर्ड पे गौर करें तो वेरी वर्ड आपने सुना होगा। वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि चेंज होते रहना। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल है। ठीक है, हमारे सिस्टम की मेमोरी, उसमें एक सेल जिसका कोई ना कोई नेम होगा। ये बेसिकली प्रोग्राम्स में इनपुट किए गए डाटा को और उसके बाद जो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी सेल है या एक मेमोरी में लोकेशन है जिसका एक नेम होगा और ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करेगा और साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाएगी एग्जीक्यूशन के दौरान में। ठीक है, चूँकि वेरिएबल है इसका मतलब है डिफरेंट, यानी कि चेंज होते रहना, तब्दील होते रहना। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं होगा। वेरिएबल का नाम वही रहेगा लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। वेरिएबल्स को रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है जो वक्ती तौर पे अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, चूँकि ये टेम्प्रेरी मेमोरी है इसी वजह से इन वेरिएबल की वैल्यूज़ भी टेम्प्रेरी होती हैं, कुछ देर के लिए आती हैं और उसके बाद वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है प्रोसेस डाटा को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जो वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जब वो प्रोग्राम एंड होगा। तो वेरिएबल का मतलब है वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होती जाए। वेरिएबल का नेम चेंज नहीं होगा लेकिन इसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज होती जाएगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल मेमोरी में एक जगह है। अब ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मेमोरी कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम की मेमोरी है। इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का। ये वेरिएबल का नेम है। जैसे ही हमने वेरिएबल मार्क्स नाम का या किसी भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसने मेमोरी में जाके एक जगह बना ली। अब ये वो जगह है जो इस वेरिएबल ने मेमोरी में बनाई है। अब इस वेरिएबल को हमने वैल्यू क्या दे दी? 10 मार्क्स एंटर कर दिए। तो ये जो 10 है ये इस वेरिएबल की वैल्यू है, ये वेरिएबल का नेम है और ये पूरी की पूरी मेमोरी है। अब जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी, एक प्रोग्रामर बैठा उसने 10 वैल्यू एंटर कर दी, दूसरा कोई और आएगा उसने 20 कर दी, 30 कर दी, 40 कर दी। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, जबकि उसका नेम एज इट इज़ रहेगा। तो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में एक जगह का नेम है। जैसे हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसने मेमोरी में ये जगह बना ली और इस जगह में वो वैल्यू जाएगी जो हम एंटर करेंगे एग्जीक्यूशन के दौरान में, और ये वैल्यू चेंज होती रहेगी जबकि वेरिएबल का नेम चेंज नहीं होगा। ये पूरी मेमोरी है और वेरिएबल क्या है? मेमोरी का एक सेल है। ये एक सेल है, ठीक है ना, एक लोकेशन है जहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। वेरिएबल का मैंने अभी आपको बताया। अब हम चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। डिक्लेयर वर्ड आपने सुना होगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर यानी कि ज़ाहिर कर देना, शो करवा देना। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नेम और उसकी टाइप जब लिखते हैं तो उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब टाइप क्या है? अगर आपने इससे पहला मेरा लेक्चर सुना हो जिसमें मैंने डाटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो ये वो टाइप है कि हम किस तरह की वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसको टाइप कहा जा रहा है। तो वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप को जब हम लिखते हैं तो उसको वेरिएबल की डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब एक जब प्रोग्राम हम राइट करते हैं, सोर्स को राइट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल एक टाइम में डिक्लेयर किए जाते हैं। अब वो वेरिएबल डिपेंड करते हैं हमारी ज़रूरत पे। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले इसको डिक्लेयर करना लाजमी है। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब क्या है कि वेरिएबल का नेम भी हो और उसकी डाटा टाइप भी हो।
अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं, उसकी टाइप मेंशन नहीं कर रहे, तो वो डिक्लेरेशन नहीं होगी। और जब तक डिक्लेरेशन नहीं होगी कंपाइलर को वेरिएबल के बारे में पता नहीं चलेगा। तो डिक्लेरेशन का बेसिकली पर्पज़ ही ये है कि कंपाइलर को वेरिएबल के बारे में बताना कि हम किस तरह का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। अब आप डिक्लेयर कहाँ करेंगे? प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं यूज़ करने से पहले। ज़रूरी नहीं है कि मेन के फ़ौरन बाद आप उसे डिक्लेयर करेंगे। मतलब जब भी आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर करना मस्ट है। कीप इट इन माइंड कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना लाजमी है उसको यूज़ करने से पहले। वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपाइलर को वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है और ये इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को हेल्प देगी कि वो वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में एक जगह लेता है, तो उसकी टाइप, उसकी डिक्लेरेशन ये बताएगी कि वो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। ये कैसे बताएगी? जैसे पिछले डेटा टाइप्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हर टाइप डाटा की एक स्पेसिफिक जगह लेती है मेमोरी में। जैसे अगर हम इंटीजर की बात करें तो वो 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में, करैक्टर की बात करें तो वो 1 बाइट लेता है। अब अगर आप एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो मेमोरी में 2 बाइट्स जगह लेगा। अगर करैक्टर ले रहे हैं तो वो 1 बाइट लेगा और अगर फ्लोट में ले रहे हैं तो वो 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन का बेसिकली पर्पज़ ही ये है कि कंपाइलर ये एस्टिमेट लगाएगा कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। अब जब एक दफ़ा आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो बाद में उसकी टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो उसकी टाइप वही रहेगी जो आपने फर्स्ट टाइम में डिक्लेयर की गई होगी। अब हम आते हैं डिक्लेरेशन के सिंटैक्स पे। सिंटैक्स जैसे कि मैंने आपको बताया, हर लैंग्वेज को लिखने का एक रूल है। हम उस लैंग्वेज को उस रूल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। अगर उस रूल में से उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें कोई चीज़ मिस कर देंगे, तो वो एक एरर कंसीडर होगा जिसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है। तो हम आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के सिंटैक्स की तरफ। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, मैंने बताया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल का नेम प्लस उसकी टाइप। तो इसका सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। सबसे पहले हम उसकी टाइप लिखेंगे, फिर उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे और एंड पे ये सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब ये इसका सिंटैक्स है, आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे वेरिएबल नेम और यहाँ पे डाटा टाइप लिख दें और यहाँ पे कॉलन लगा दें। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स एज इट इज़ ही लिखा जाता है, आप इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। चूँकि ये रूल है इसको लिखने का, रूल इस लैंग्वेज इस लैंग्वेज का जो डेवलपर है जिसने ये C++ बनाई है, ये रूल उसने डिफ़ाइन किया है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है? डिक्लेरेशन का डाटा की टाइप बताई जाएगी कि किस टाइप का डाटा है ये, और वेरिएबल का नेम आप क्या रख रहे हो, एंड पे सेमीकोलन लगाया जाएगा। अब इस सिंटैक्स को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैंने सिंटैक्स में बताया कि सबसे पहले आपने डाटा की टाइप बतानी है, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इंट। ठीक है, यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं और वेरिएबल का नेम हम ले रहे हैं मार्क्स। अच्छा, वेरिएबल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में जिस चीज़ की डिमांड होगी आप उस टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं, उसका नेम वो रख सकते हैं और उसी हिसाब से उसकी डाटा टाइप भी आप मेंशन करेंगे। जैसे कि मार्क्स के साथ इंटीजर इसलिए लगाया क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो होल में कंसीडर होते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो डाटा टाइप्स पे, तो उसमें इंटीजर में मैंने बताया था कि होल वैल्यूज़ होती हैं, यानी पॉइंट के बगैर। अगर हम किसी सब्जेक्ट में मार्क्स देखें तो किस तरह होते हैं? वो होल नंबर्स होते हैं, यानी अगर पॉइंट में आ जाए, जैसे कि 12.5 मार्क्स हैं तो उसे 13 में कंसीडर कर लेते हैं कि 13 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मार्क्स इंटीजर में होते हैं। अब अगर हमने किसी चीज़ की एवरेज फाइंड करनी है तो हमें पता है कि वो पॉइंट में आंसर आ सकता है, इसलिए उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेड जब हमने किसी का रिप्रेजेंट करना हो, ग्रेड होता है ABCD। ठीक है, तो उसके लिए हम 4 डाटा टाइप यानी कि करेक्टर डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस सिंटैक्स को देखें तो सबसे पहले डाटा टाइप इंटीजर, उसके बाद वेरिएबल का नेम क्या है, मार्क्स, और एंड पे सेमीकोलन। ये एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ फ्लोट डाटा टाइप की और उसमें ये वेरिएबल का नेम ले रही हूँ और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है और ये लगाना लाजमी होता है। और 4 लगा दिया और उसमें ग्रेड लगा दिया। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है वेरिएबल का नेम प्लस उसकी टाइप,
और एंड पे सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है। अब मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए या शॉर्ट में पूछ लिया जाए, फ़र्ज़ करें कि डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हमेशा ये चीज़ जहन में रखें, जिस टॉपिक के अंदर सिंटैक्स होगा उसका सिंटैक्स लिखना लाजमी है। सम टाइम ये होता है कि आप डेफिनेशन प्रॉपर लिख देते हैं उसकी, लेकिन सिंटैक्स नहीं लिखते तो उसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सिंटैक्स प्लस एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ पे। आप इसको थ्योरी में लंबा चौड़ा करके लिख दें, लेकिन उसकी मेन चीज़ें अगर आप वही नहीं लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसकी टाइप लिखते हैं। इसका सिंटैक्स अगर आप देखें, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और एंड पे सेमीकोलन। और साथ ही मैंने इसकी 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ एग्जाम्पल्स भी आपको बताई हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियल वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई। ठीक है, तो जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो हम उसे कोई इनिशियल वैल्यू भी देंगे, इब्तदाई वैल्यू भी देंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, उस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। यानी जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके साथ ही हम उसे कोई वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, उस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, चूँकि ये वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की जाती है। वेरिएबल का जो नेम होगा वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर के, और जो वैल्यू होगी वो राइट साइड पे लिखी जाती है। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो मेमोरी में एक जगह बना लेता है। ये मेमोरी है पूरी, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का। अब जब डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो जैसे ही ये वेरिएबल मेमोरी में अपनी जगह बनाएगा, उसकी जगह में एक मीनिंगलेस वैल्यू पड़ी होगी, मीनिंगलेस डाटा पड़ा होगा, जिसे गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। गार्बेज को अगर हम दें तो कूड़ा किरकिट या फजूल चीज़, बेकार चीज़। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का, लेकिन डिक्लेरेशन के टाइम पे उसे वैल्यू असाइन नहीं की, तो इस वेरिएबल ने मेमोरी में अपनी एक जगह बना ली और उस जगह में एक मीनिंगलेस डाटा आ गया, जिसे गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। इस गार्बेज वैल्यू का नुकसान ये है कि हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगी। चूँकि ये वैल्यू मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो जैसे ही हमारे डाटा में जिस पे हम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें ऐड होगी, तो हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू भी इनिशियलाइज करवाई जाती है, ताकि गार्बेज वैल्यू वहाँ से ख़त्म हो जाए। इसके सिंटैक्स को अगर हम देखें तो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या था, डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम। सेम इसी तरह टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल वैल्यू। तो ये डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। इस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल का नेम होगा और इसके राइट साइड पे वैल्यू आएगी और एंड पे सेमीकोलन आएगा। तो ये सिंटैक्स है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अब हम इसकी एग्जांपल पे बात करते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले डाटा टाइप लिखी जाएगी जो कि है इंटीजर। उसके बाद वेरिएबल का नेम हम ले रहे हैं n। वेरिएबल नेम आप कोई सा भी ले सकते हैं। इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू 100। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे सकते हैं। वेरिएबल का नेम भी आपकी मर्ज़ी का हो सकता है और उसमें वैल्यू भी आपकी मर्ज़ी की हो सकती है। ठीक है, ये इंटीजर में है। इंटीजर में होल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप एक टाइम में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट x इक्वल 50, और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, इस कोमा के साथ। ठीक है, अगर एक ही टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो आप उन्हें एक ही लाइन में इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो इसलिए इंट x इक्वल 50 कोमा y इक्वल 75 और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट में ले रहे हैं। फ्लोट डाटा टाइप, वेरिएबल नेम एवरेज, इक्वल का साइन और वैल्यू क्या दे दी हमने 50.7 थी। अब पॉइंट में क्यों दी,
क्योंकि डाटा टाइप इसकी फ्लोट में है यानी कि रियल में, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं जो इशारिये वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें डाटा टाइप्स का जिक्र हो रहा है, तो मेरा जो इससे पहला लेक्चर था वो डाटा टाइप्स पे ही था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट है चार यानी कि करेक्टर डाटा टाइप, उसमें वेरिएबल का नेम है ग्रेड और हम उसे ग्रेड क्या दे रहे हैं, ए। अब ये देखें कि मैंने इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, क्यों? क्योंकि एक करेक्टर डाटा टाइप है, ये भी आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा कि इसको क्यों इसमें लिखते हैं, और एंड पे सेमी कॉलन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि वो प्रोसेस कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसको वैल्यू भी पास करते हैं, इस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे कि हम एक लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ को डिक्लेयर करने के, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। सबसे पहला रूल है कि जो वेरिएबल होगा वो कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या ये अंडरस्कोर हो सकता है। लेटर ABCD, जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल में इंट n लिखा, ठीक है। कोई नंबर भी हो सकता है, कोई अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये इसका रूल है, ठीक है। इनसे हट के आप कुछ नहीं ले सकते वेरिएबल के तौर पे। नेक्स्ट रूल ये है कि जो आपने वेरिएबल का नेम स्टार्ट करना है ना, उसका फर्स्ट करैक्टर या तो कोई लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर बता तो रहे हैं कि आप एक वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंड नहीं किया जाता है, इसको आप ना ही यूज़ करें, ये बेहतर नहीं है। अब जैसे अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें 9 मिनट्स या हैश होम या 2 kg, तो ये इनवैलिड है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वेरिएबल का फर्स्ट करैक्टर होना चाहिए वो लेटर होना चाहिए, तो ये लेटर नहीं है, ये नंबर है फर्स्ट करैक्टर पे, ठीक है। ये भी लेटर नहीं है, सिंबल है, और ये भी लेटर नहीं है, ये एक डिजिट है, एक नंबर है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अ लेटर, ठीक है। तो ये लेटर नहीं है, इसलिए ये तीनों जो मैंने वेरिएबल के नेम लिखे हैं ये इनवैलिड है। रूल है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हम उसमें ब्लैंक स्पेसेस नहीं ऐड कर सकते, ये अलाउ नहीं है। कैसे ब्लैंक स्पेस की? अगर आप वेरिएबल लेते हैं माई स्पेस वेरिएबल, कोई सा भी नेम सपोज कर लेते हैं, जैसे लाइक योर कार या कुछ भी, तो इसमें सेंटर में स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम। आप स्पेस की जगह ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, चूँकि इसमें बताया गया कि अंडरस्कोर आप वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप स्पेस ना दें। अगर वेरिएबल का नेम थोड़ा आप लेंथी लेना चाह रहे हैं तो इसकी जगह पे आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना इनवैलिड है, जबकि इस तरह ये वैलिड है, आप इस तरह वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कि आप अपर और लोअर दोनों केस में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों लेटर्स हो सकते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों में आप कर सकते हैं। अब जो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल होता है जिसे हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वो बेसिकली लोअर केस में होता है, जबकि जो कांस्टेंट यानी कि जो लैंग्वेज के अंदर चीज़ें बना के रख दी गई हैं वो यूजली अपर केस में होती हैं। तो जो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल होगा जिसे हम डिफ़ाइन कर रहे होंगे उसे हम मोस्टली लोअर केस में राइट करते हैं। नेक्स्ट ये कि जो स्पेशल सिंबल्स होंगे उनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि हैश, डॉलर या क्वेश्चन या कोई भी पंक्चुएशन मार्क या कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसा सिंबल, उसको हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल के नेम के तौर पे। नेक्स्ट जो रिज़र्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें कि की वर्ड्स कहा जाता है, उन्हें हम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। की वर्ड्स ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज में डेवलपर ने बना के रखे होते हैं, इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को रिज़र्व वर्ड्स भी कहा जाता है, की वर्ड्स भी कहा जाता है। इन वर्ड्स को हम एज एन वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके नेम की लेंथ 31 करैक्टर्स है, यानी आपका जो वेरिएबल होगा वो 31 करैक्टर लेंथ उसकी हो सकती है। अगर उस वेरिएबल नेम की लेंथ 31 करैक्टर से ज़्यादा होगी तो जो फर्स्ट 31 करैक्टर्स होंगे उनको कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेगा और 31 के बाद वाले करैक्टर्स को वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। तो वेरिएबल का नेम मोस्टली इतना ज़्यादा लेंथी होता तो नहीं है, छोटा ही होता है, लेकिन अगर आपका कोई वेरिएबल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लेंथी है तो वो सिर्फ 31 करैक्टर को सपोर्ट करता है। पहले 31 करैक्टर को ले लेगा और बाद वालों को, जो 31 के बाद वाले करैक्टर्स होंगे, उन्हें इग्नोर कर देगा। तो आपके वेरिएबल का जो नेम है वो 31 करैक्टर पे मुश्तमिल होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट रूल इसका ये है कि
एक वेरिएबल को एक ही डाटा टाइप के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम सेम प्रोग्राम के अंदर अगर आपने वहाँ पे ए नाम का वेरिएबल लिया है और उसकी टाइप इंटीजर है, तो आप उसको फिर फ्लोट में नहीं ले सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चूँकि ये एक ही वेरिएबल है लेकिन टाइप उसकी डिफरेंट है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते एक ही प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स में तो आप ले सकते हैं ना इंट ए, और किसी और प्रोग्राम में भी इंट ए ले सकते हैं, लेकिन सेम प्रोग्राम में आप एक ही वेरिएबल को डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे इंट ए ले रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोट में आपको बी सी डी कुछ और लेना पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जहन में रखने चाहिए। अगर आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ आपको एरर जनरेट कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 पॉइंट्स देखे। सबसे मेन पे तो मैंने आपको वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करना बताया, जिसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, डाटा टाइप, वेरिएबल का नेम और एंड पे सेमीकोलन। और उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। और वैल्यू कैसे असाइन की जाती है? असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। और उसके बाद इसके कुछ रूल्स थे कि जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो किन किन रूल्स को फॉलो करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसे गौर से देखें, समझें। और अगर आपके पास कोई और मटेरियल, कोई बुक वगैरह है तो वहाँ से भी आप इसे थॉरोली रीड कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में जाके। इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट हमने प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे ये मेन चीज़ है वेरिएबल, ठीक है। प्रोग्राम में वेरिएबल मेन चीज़ है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी लाजमी होता है, उसको इनिशियलाइज़ करना भी लाजमी होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी और इसके रूल्स को देखा होगा, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखना है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाटा टाइप्स का लिंक भी डाल दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली इसकी समझ आ सके। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।